पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जॉन ड्राइडन तक पढ़ा। हम अभी न्यू क्लासिकल एज पर हैं। न्यू क्लासिकल एज में हमने शुरू में हीरोइक ड्रामा और अभी हम बात कर रहे हैं पोइट्री की। और पोइट्री में जब हमने बात की तो ड्राइडन की बात की। ड्राइडन की बात की तो बेसिकली हमने कहाँ पर बात की? एब्सलम एंड अचीटोफल की बात की, मेडल की बात की, फ्लैकनो की बात की, मैक फ्लैकनो। तो इन चीज़ों की जो है पोइट्री जो कलेक्शन रहे या लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, एलिगरी खासकर, उनको डिटेल में हमने समझा। तो इस सीरीज में जो नेक्स्ट हमारे पास पोइट है वो है सैमुअल बटलर। अब जो सैमुअल बटलर हैं, ही इज नोन फॉर हिज वन स्टायरिकल वर्क दैट इज हुडीब्रास। जो है क्या है? जो हुडीब्रास उनका स्टायरिकल वर्क, उसके लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नंबर 1 तो यही क्वेश्चन आता है, जो हुडीब्रास है इट्स अ स्टायर। नंबर 1 तो ये क्या है? इट्स अ स्टायर। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये टाइमली पब्लिश हुआ है। जो है 3 एडिशंस जो इसके आए हैं वो हैं नंबर 1 1663, 1664 एंड 1678। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो ये वर्क है वो डॉन क्विक्सोट जो वर्क है उसमें जो सांचो पैंजा रहते हैं और वो जो स्क्वायर है, उनके जो एडवेंचर हैं, उससे काफ़ी जो है मेल खाती हुई चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, इस वर्क में जो है प्यूरिटन स्टायर ये है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ बल्स्क रोमांस। ये क्या है? इट्स अ बल्स्क रोमांस। जो पैरोडी टाइप ये होता है, जब हम किसी का पैरोडी करते हैं तो उसको बल्स्क रोमांस बोलते हैं। ये है। दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनता है कि जो हुडीब्रास नेम है ये कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन पहले नेट में पूछा जा चुका है। The name Hudibras has been taken from Spenser's Fairy Queen। ये नेम कहाँ से लिया गया है? ये जो हमारे स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्वीन, वहाँ से नेम लिया गया है। जो नेम है हुडीब्रास, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पेंसर्स एपिक दैट इज फेरी क्वीन। वहाँ से नेम जो है लिया गया है। 3 एडिशंस आते हैं, 1663, 1664 एंड 78 जो है। इट्स अ स्टायर, प्यूरिटन स्टायर ये है। अभी बात हम करते हैं इसमें जो हमारे थोड़ा सा समरी टाइप बात करते हैं, ठीक है ना। अब समरी की बात करें ये तो है ही, और दूसरा आपका है रैल्फो। अब ये दोनों, ये मास्टर है, ये दोनों मिलकर एडवेंचर करने की सोचते हैं कुछ, जबकि एडवेंचरस है नहीं। दे आर कोवर्ड, हीरोइक पीपल नहीं है, कावर्ड हैं, कनिंग हैं, लेकिन एडवेंचर फॉर द सेक ऑफ सोइंग, एडवेंचर करने की सोचते हैं। और जब ये इस सीरीज में निकलते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट में इनका जो एक ग्रुप मिलता है, इनका ग्रुप ऑफ बियर बेटर्स, ठीक है ना, ये हंटर्स हैं। इस ग्रुप के साथ इनका जो है वो आप कह लीजिए वॉर कह लीजिए, फाइट कह लीजिए, एनकाउंटर कह लीजिए,
एनकाउंटर होता है। और बियर बेटिंग उस टाइम पे क्या था, इट वॉज कंसिडर्ड एन ऑफेंस। तो दैट्स वाई स्टायर तो है ही, तो यहाँ पर इनका जो है शुरू का जो मुकाबला होता है या एनकाउंटर होता है वो ग्रुप ऑफ बियर बेटर्स के साथ इनका होता है। अब ये क्या है, इस पे शुरू में तो ये ओवर पावर करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो ग्रुप है वो इनके ऊपर हावी रहता है। यहाँ से इनका फर्स्ट एनकाउंटर था। उसके बाद ये जो है एक और पर्सन से मिलते हैं, फॉर्चून टेलर जो है उससे मिलते हैं, और जो हुडीब्रास है वो उसको जो है बीट हिम वेरी बैडली, और अब उसको लगा कि ये आदमी मरेगा और इस पर उसका जो है इल्ज़ाम आएगा, तो वहाँ से छोड़कर भाग जाता है, और जो उसका रैल्फो है, ताकि रैल्फो के ऊपर इसका जो है इल्ज़ाम आ जाए, यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, जो तीसरे नंबर का जो है मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यहीं से जो ज़्यादातर पूछा जाता है। तीसरे में क्या है, जो हमारे वो एक फॉल्स इन लव विद अ विडो, एक विडो के साथ जो है ही फॉल्स इन लव विद अ विडो। ठीक है, और लेकिन वहाँ पर बात बनती नहीं है। उसके बाद फिर से जो लास्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, उसमें ये फिर से उस विडो के पास जाता है। ठीक है, कोशिश करता है कन्विंस करने की, लेकिन जो असल जो मामला है वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस विडो एंड फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी ही मेट अ लॉयर ऑल्सो। तो इस तरीके से हुडीब्रास का जो है वो स्टोरी है। इसमें आपने रैल्फो का नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। एडिशंस इसके 3 आए हैं, एक बल्स्क रोमांस है, स्टायर है, रिटन बाय सैमुअल बटलर। तो वी आर टू कीप दीज थिंग्स इन व्यू। देखिए, जो प्यूरिटन स्टायर थे उस सीरीज में 1-2 स्टायर और आता है, 1-2 जो है वो बुक और जो है आती है। एक इसमें है हमारे जो आर्थर डेंट हैं, आर्थर डेंट जो है उनका प्लेन मैन्स जो है प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन, प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन, ये प्रोज एलिगरी है। प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन, ये किसका वाक है? विलियम डेंट का वाक। हेवन, इट्स अ प्रोज एलिगरी। ठीक है, स्टायर है। तो एक ये इंपॉर्टेंट जो है स्टायर यहाँ से है जिसको हमने ध्यान रखना है, और इसका जो पब्लिशिंग जो ईयर है वो 1628 है। हो सकता है पब्लिशिंग ईयर आ जाए, तो हमने साथ में ध्यान रखना है 1628। तो एक तो हमने हुडीब्रास को यहाँ से ध्यान रखना। हुडीब्रास के बाद हम बात करेंगे विलियम डेंट के, प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन, पब्लिश्ड इन 1628, रिटन बाय विलियम डेंट। इट्स अ प्रोज एलिगरी, स्टायरिकल वर्क है। अब हम इसके बाद जो है हम नेक्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑथर हमारा है, और उनका जो एक वाक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है जॉन बनियन। ये एक प्यूरिटन जो है जॉन बनियन। अब जो जॉन बनियन है करीबन 60 ईयर का इनका लाइफ स्पैन रहता है। रिलीजियस जो है इनके ऊपर रिलीजन के ऊपर काम इन्होंने किया है, और इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो काफ़ी फेमस है, और जो है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इनका है ग्रेस अबंडेंस
ठीक है ना, टू द चीप सिनर्स। ये क्या है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। Whenever we talk about जॉन बनियन we only talk about Pilgrim's Progress, लेकिन जो और वर्क है इनके उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे यही है, क्या है हमारा जो इनका स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पिलग्रिम प्रोग्रेस तो मेजर वर्क हो गया, वहाँ तो ऑलमोस्ट सबको पता है ही। जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है ये इनका पब्लिश होता है 1666 में। कब होता है? 1666। एक तो ये आपने याद रखना, ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, किसका है? जॉन बनियन का है, और उसका टाइटल है ग्रेस अबंडेंस टू द चीप सिनर्स। ये और पब्लिशिंग ईयर है 1666। अब देखिए जो इनका मेजर वर्क है, जिसको माइलस्टोन कहेंगे, जिसको हम मास्टरपीस कहेंगे, जिसके लिए बनियन जाने जाते हैं, दैट इज पिलग्रिम प्रोग्रेस। फर्स्ट रिलीजियस नोवेल भी इसको जो है बोला जाता है। अब देखिए पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? पिलग्रिम यात्री, जिसको हिंदी में कहते हैं, स्पेशली अ पर्सन हु गोस टू अ रिलीजियस पिलग्रिमेज, रिलीजियस जर्नी, दैट इज नोन एज पिलग्रिम। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस ये भी जो वर्क है अपने आप में साफ साफ बता रहा कि इट्स अ रिलीजियस वर्क। यहाँ से क्वेश्चन क्या है? जो पिलग्रिम प्रोग्रेस का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि भाई नंबर 1 तो ये किसका लिखा हुआ है? यहाँ से तो पूछने की कोई बात है ही नहीं, जॉन बनियन का है, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, एक बार करीबन ये 2014 में क्वेश्चन आया था कि जो ये पिलग्रिम प्रोग्रेस है, ठीक है, इसका जो कहानी है वो किस तरीके का है और किन किन जगह से होकर क्राइस्ट जाते हैं। देखिए इसमें जो कहानी है वो क्राइस्ट की है। 2 सिटी की बात है, एक सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन और दूसरा होली सिटी। अब जो सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वहां पर जो है क्राइस्ट है, तो इनको पता चलता है कि ये जो सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन है ये अभी डिस्ट्रॉय होने को है, फायर हो गई यहाँ पर। तो इसका जो स्टोरी हमने डिस्कस करना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है ये क्या है? मैन जर्नी। जो रियल का जो जर्नी हमारा। अब यहाँ पर जो क्राइस्ट है वो अभी फिलहाल कहाँ पर है? सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। जाना कहाँ पर है? होली सिटी, यानी कि सिटी ऑफ सैल्वेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि इनको पता था कि अभी जो ये सिटी है, सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, ये तबाह होने वाला है, फायर यहाँ पर होगा। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट जस्ट टू कन्विंस हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वाइफ इज क्रिश्चियना। बट they were not convinced by him. They were not convinced by him, and at last Christ himself alone started his journey. अपना खुद ही वो अकेला ही जर्नी स्टार्ट करता है, क्रिश्चियना नहीं मानती है। अब क्वेश्चन जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि एक बार 2014 में शायद 13 या 14 में क्वेश्चन आया था
वो क्वेश्चन था, उसने 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से किस जगह से होकर क्राइस्ट नहीं गया था। देखिए क्राइस्ट कहाँ कहाँ से होके गया। स्लो ऑफ डेस्पॉन्ट, ब्यूटीफुल पैलेस, वैनिटी फेयर और सिटी ऑफ डेथ, वैली ऑफ डेथ, सॉरी वैली ऑफ डेथ। यू आर टू कीप दीज 4 प्लेसेज इन व्यू। मे बी ही मे आस्क कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है, कोई और ऑप्शन डाल के जहाँ से क्राइस्ट नहीं गया, या हो सकता है 3 ऐसी जगह डाले जहाँ से नहीं गया और एक इनमें से डाल दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सी जगह है जहाँ से क्राइस्ट सिटी ऑफ सैल्वेशन तक जाने के लिए रास्ते में से उसमें से गुजरा था। तो वहाँ पर जो ऑप्शन था 13-14 की बात हो रही है, एक ऑप्शन था हेलिकन माउंट। तो हमारा ऑप्शन ये था उस टाइम पे, हमारा आंसर क्या था, हेलिकन माउंट। तो वी आर टू कीप दीज थिंग्स इन व्यू। अब जब ये जाता है सिटी ऑफ सैल्वेशन तक, तो रास्ते में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, सारे के सारे प्लेसेस जो है वो क्रॉस करके जाता है, सिटी ऑफ डेथ भी बीच में है, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद जो इनकी वाइफ थी क्रिश्चियना, इनको भी लगा कि उनको जो है जाना चाहिए था अपने हस्बैंड के साथ, और सी स्टार्टेड हिज हर जर्नी, देन सी स्टार्टेड हर जर्नी। और इनके जो नेबर है मर्सी, उनके साथ अपना जर्नी ये स्टार्ट करती है। अब कौन, जो क्रिश्चियना है, हिज वाइफ यानी कि क्राइस्ट वाइफ, सी स्टार्टेड हर जर्नी एंड सी ऑल्सो रीच टू डेस्टिनेशन। कौन सा डेस्टिनेशन था, दैट इज सिटी ऑफ सैल्वेशन, हेवन, गॉड्स प्लेस, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। दिस इज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर प्यूरिटन थीम है, ठीक है, और इसमें क्रिश्चियना और क्राइस्ट की जर्नी लिखा है, बट इट इज़ अ मैन्स जर्नी, लाइफ जर्नी, लाइफ का जो जर्नी है वो बताया गया है इसमें। सिंबॉलिकल वर्क है, एलिगरी है, एलिगोरिकल है। क्राइस्ट और क्रिश्चियना का जो कैरेक्टर हैं उनके थ्रू जो आम इंसान है, कॉमन मैन, कॉमन फोक, तो उसकी लाइफ को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया बाय जॉन बनियन, अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दैट एज। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या बोलते हैं इनको, जॉन बनियन। उसके बाद एक वर्क और जो हमने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज द होली वॉर। होली वॉर पब्लिश्ड इन 1682। द होली वॉर पब्लिश्ड इन 1682, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसमें जो है लड़ाई है वो 2 तरीके का इसमें कैरेक्टर्स हैं, गुड एंड बैड। इट इज ऑल्सो एन एलिगरी। तो ये जो है हमने बनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। नंबर 1 हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, सेकंड वन इज पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड देन होली वॉर। इसके बाद का जो इस टाइम के जो 2 हमारे पास राइटर रहते हैं, जहाँ से मोटे मोटे तौर पर कई बार सिर्फ यही पूछ लिया जाता है इनका क्या फेमस है, जॉन इवलिन एंड सैमुअल पेपी। जॉन इवलिन एंड सैमुअल पेपी। John Evelyn and Samuel Pepys, they are known for their diaries. They were diarists, डायरी राइटर थे। Samuel Pepys and John Evelyn, they were diary writers. जो क्वेश्चन आता है वो सैमुअल पेपी से आता है।
सैमुअल पेपी अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? फॉर हिज डायरी। बट जॉन इवलिन एंड सैमुअल पेपी बोथ वर डायरिस्ट, दे वर डायरी राइटर। तो वी आर टू कीप दीज थिंग्स इन व्यू। इसके बाद जो एक और हमारे पास वर्क रहता है, जो रहते हैं, वो है विलियम टेम्पल। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्यूरिटन्स की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ से सिर्फ यही ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ आता नहीं है एग्जाम में। विलियम टेम्पल, अगेन एक रिलीजियस ऑथर विलियम टेम्पल वॉज, और इनका लाइफ स्पैन था 1628 टू 1699, 1628 टू 1699। अब डॉक्टर जॉनसन said about him, he gave the cadence to English prose. This statement by Dr. Johnson for William Temple, very important it is. And Dr. Johnson, I think if not the most prominent, then at least one of the most prominent critic of English. So that's why he wrote lives of poets, 52 poets की बात करते हैं वगैरह वगैरह, शेक्सपियर के ऊपर लिखा। Almost he covered almost each and everything that was prevalent in that age. So that's why he said किसके बारे में? विलियम टेम्पल की who gave the cadence to English prose that was uttered by Dr. Johnson for William Temple, a religious author William Temple was. So we are talking about the religious author, especially the Puritans of that age, neoclassical age. अब इसके बारे में देखिए, इनका जो है दो वर्क हैं जो थोड़ा सा हमें कंसीडर करने चाहिए। नंबर वन इज एडवाइस टू डॉटर, पर्सनल अकाउंट है। एडवाइस टू डॉटर, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो ये जो वाक़ है ये विलियम टेम्पल का है। और दूसरा है इनका जो थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज कैरेक्टर ऑफ अ ट्रिमर। These two works we are to consider of William Temple, Advice to a Daughter and Character of a Trimmer। तो ये विलियम टेम्पल थे। हम जो है जॉन बनियन के बाद डायरिस्ट की हमने बात की, चाहे उसमें सैमुअल पेपी हो या जॉन इवलिन हो। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट विलियम टेम्पल। विलियम टेम्पल जहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ आने वाला नहीं है। एंड देन ऑगस्टन पीरियड, जिसको एज ऑफ पोप भी हम बोल देते हैं, अलेक्जेंडर पोप। मोटी मोटी दो तीन जो इंसिडेंट है जो ध्यान रखना चाहिए, एक तो नंबर वन क्वीन एनी का है। Who ruled 1702 to 1714। और दूसरे नंबर पे जो हमारे हैं वो हैं रॉबर्ट वॉलपोल। सेवनटीन 1721 to 1742, ये रॉबर्ट वॉलपोल का है। और तीसरा जो आप यहाँ से यदि याद रखना चाहते हैं तो एक और इंसिडेंट थोड़ा सा पीछे जाके, दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन 1688। व्हाट हैपेंड कि इन 1660 द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड विद द अराइवल ऑफ चार्ल्स सेकंड।
बट इन 1668 जेम्स सेकंड उनके डिसीजन अच्छे नहीं रहे थे, तो उनकी वजह से विलियम ऑफ ऑरेंज and his wife Mary, they came to power in 1688. That was the time of golden revolution, that is known as golden revolution. तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट थे, हमें थोड़ा पता होना चाहिए, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू एंटर द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप मीन्स कि ही वॉज द डोमिनेंट ऑथर पोइट ऑफ दैट पीरियड। अलोंग विद अलेक्जेंडर पोप सम अदर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज वर देयर, वी and I think we should discuss about them, and so many times we found questions from them. And the first one is essay की यदि बात करें तो उसमें रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, दीज टू नेम्स। देखिए, जो पहले इससे हमने ऐसे की बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट फ्रांसिस बैकन, एंड आफ्टर फ्रांसिस बैकन वी फाउंड असिस्ट इन पेयर रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, एंड देन चार्ल्स लैम एंड विलियम हैजलिट। तो वी फाउंड असिस्ट पेयर। तो दीज टू असिस्ट वेरी फेमस। रिचर्ड स्टील these two were periodicals, Tatler and क्या बोलते हैं इसको, Spectator। ठीक है, Tatler by रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन स्पेक्टेटर। याद करने का तरीका कई बार हम रिवर्स कर देते हैं। जो स्टील है उनका नाम एस से स्टार्ट होता है, लेकिन जो उनका जर्नल है वो एस से स्टार्ट नहीं होता, यानी कि वो टी से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जोसेफ एडिसन जिनका नाम एस से स्टार्ट नहीं होता, उनका जर्नल एस से स्टार्ट होता है। इन दिस वे वी कैन लर्न। हालांकि ऑलरेडी हमें पता है, फिर भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस तरीके से अपना कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। नंबर 1 तो यही चीज़ पता होना चाहिए कि टैटलर किसका है, स्पेक्टेटर किसका रहा है। अभी यदि स्पेक्टेटर की बात करें तो स्पेक्टेटर में जो एडिसन है, यहाँ बात करते हैं स्पेक्टेटर। फर्स्ट यदि स्पेक्टेटर को ले ले तो स्पेक्टेटर में एडिसन डोमिनेंट जो है राइटर रहे। उन्होंने लिखा 274, और जो हमारे स्टील रहे उन्होंने लिखा 240। उन्होंने कितना लिखा, 240। और टोटल नंबर जो है 555 तक पहुंचा था, 555 तक पहुंचा था। तो और जिसमें कंट्रीब्यूशन है जोसेफ एडिसन 274, और जो हमारे स्टील हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 240 का। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा टैटलर है, ये वाली, ये 1709 में स्टार्ट हुई, और जो स्पेक्टेटर है वो मार्च 1711 में। यानी कि पहले कौन सा जर्नल आया, दैट इज रिचर्ड स्टील्स टैटलर। व्हेन दिस टैटलर केम मतलब पब्लिश्ड, एट दैट टाइम जोसेफ एडिसन वॉज इन आयरलैंड। वो सेक्रेटरी थे आयरलैंड में उस टाइम पे, एंड ही गोन थ्रू द एसेज पब्लिश्ड by Richard Steele, very impressed, and then he, you can say, arranged a meeting with Richard Steele, and then there was a contract, and then they started working together. So in this way they became partner,
कंट्रीब्यूटर, कलीग, फ्रेंड्स, जो भी हम बोलना चाहें। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बार तो यही आया है कि जो स्पेक्टेटर है वो पब्लिश कब हुई, मार्च 1711 में, और जो टैटलर है दैट इज 1709। कई बार इस तरीके से कंट्रीब्यूशन को लेकर सवाल आता है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेक्टेटर, द डोमिनेंट राइटर जोसेफ एडिसन पब्लिश contributed 274 and Steele 240, total number of essays reached to 555, टोटल वहाँ तक चला गया था। और यदि हम बात करें इसकी टैटलर की, टैटलर में जो हमारे एडिसन का है, अभी बात हो रही है इसकी टैटलर की, इसमें एडिसन का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 42। कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 42 जो एसेज है उसका कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। और जो टोटल नंबर ऑफ एसेज हैं वो पहुंचते हैं करीबन 271 तक। ये टोटल है, ये एडिसन का है, जो बचा वो किसका है, वो स्टील का है। मैं थोड़ा सा एक बार ठंडे दिमाग से सुन लीजिए। स्पेक्टेटर किसका है जर्नल, ये स्पेक्टेटर एडिसन का है, टैटलर स्टील का है, ठीक है ना। जो हमारा टैटलर है इट पब्लिश्ड इन 1709, स्पेक्टेटर मार्च 1711। स्पेक्टेटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है 274 बाई एडिसन, 240 बाई स्टील, एंड इन टैटलर 42 बाई एडिसन, रेस्ट ऑफ बाई स्टील। तो दोनों में जो है एक मेजर यानी कि राइटर रहता है, डोमिनेंट राइटर रहता है, कंट्रीब्यूशन दोनों का दोनों में है। ये एक पीरियोडिकल थे दोनों, ठीक है ना, जर्नल्स थे, और जो इनके प्रोपाउंडर हैं वो आपके सामने है, जोसेफ एडिसन एंड स्टील। एक क्वेश्चन नेट में पूछा गया, यहाँ पर एक कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, दैट इज रोजर डी कावर्ली। ये क्वेश्चन नेट में 2 बार तो मैंने देखा है। क्वेश्चन बनता है हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट रोजर डी कावर्ली। फर्स्ट रोजर डी कावर्ली वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टील। ये तो आप अच्छे से नोट कर लें और याद भी कर लें। पहली बार जब ये कैरेक्टर लेके आए, वो कौन लेके आए, वो लेकर आए हमारे स्टील, रिचर्ड स्टील। नेम ऑफ द कैरेक्टर इज रोजर डी कावर्ली। लेटर दिस कैरेक्टर यूज्ड इन बोथ द जर्नल्स, बट फर्स्ट टाइम द ओरिजिनेटर ऑफ द कैरेक्टर वॉज जोसेफ, क्या बोलते हैं इसको, रिचर्ड स्टील। तो दिस क्वेश्चन आई थिंक एट लीस्ट आई हैव सीन ट्वाइस इन नेट एग्जाम। इससे पहले कितने बार आया होगा मुझे नहीं मालूम, 2 बार मैंने देखा है। तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वी मस्ट नोट इट डाउन। तो ये थे हमारे पीरियोडिकल्स जिसमें हमने बात की स्पेक्टेटर और टैटलर की। इसके आगे जब डॉक्टर जॉनसन को पढ़ेंगे तो उनका जर्नल हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा जो शुरू होता है काम, वो शुरू होता है, एक तो इम्पोर्टेंट कोट है जो यहाँ से पूछी जाती है। देखिए एडिसन ने बोला, एडिसन ने क्या बोला, इसको मैं लिख दूंगा तो बेटर रहेगा। आई हैव ब्रोट, ये भी नेट में पूछा गया है, फिलोसफी आउट ऑफ सेल्फ libraries, colleges and schools to tea table and coffee houses। जब ये स्टेटमेंट आता है तो कंफ्यूजन क्या रहती है कि ये एडिसन ने कहा कि स्टील ने कहा, और ये है एडिसन। द आंसर इज
एडिशन। ये कोट अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये आपने याद रखना है। और एक कोट है टू एनलिवन मोरलिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरलिटी, ये भी एडिशन का कोट है, ये भी लिख लीजिए। मोरलिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरलिटी, ये भी एडिशन का। ठीक इससे मिलता जुलता कोट अलेक्जेंडर पोप का है, वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है पोप वाले में और एडिशन वाले में। वो जब पोप को करेंगे तो हम नोट करेंगे और उसके बाद उनमें डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे ताकि हमारा आंसर गलत ना हो जाए। जहाँ पर एडिशन लिखना है पोप ना लिखा जाए और पोप लिखना है एडिशन ना लिखा जाए। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोटेबल लाइन्स हैं स्पेक्टेटर में और टैटलर में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, बहुत बार पूछा गया है नेट में, वो लाइन थी जो हमने नोट की। देखिए अभी इसके बाद जो इंग्लिश प्रोज था उसको एक नई डायरेक्शन देने का काम यहाँ से दोनों ही ऑथर्स ने किया है, स्टील ने और एडिसन ने। अभी प्रोज की ही सीरीज में द नेक्स्ट नेम इज डैनियल डेफो, द नेक्स्ट नेम इज डैनियल डेफो। Daniel Defoe, who is known for his masterpiece that is Robinson Crusoe. Robinson Crusoe के लिए जो है डैनियल डेफो वो जाने जाते हैं, everybody knows that. And he flourished in his later age. लगभग 52 के हो गए थे जब रॉबिन्सन क्रूसो आता है, तो लाइफ के लास्ट वाले फेज में ये जो है वो फ्लरिश करते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो रहता है वो दैट इज 1660 to 1731। इनका जो कहानी है लाइफ का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अटर पॉवर्टी, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बहुत कम लोगों को पता होता है, काफ़ी सारी किताबों में भी मेंशन नहीं होता, कि बेसिकली डेफो इज फेमस फॉर इज प्रोज, वेदर इट इज़ रॉबिन्सन क्रूसो, रोक्साना और मोल फ्लैंडर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जितना पोइट्री मिल्टन ने लिखा लाइंस के हिसाब से, लाइंस की वेटेज की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू का बात नहीं कर रहे हैं, थीम का बात नहीं कर रहे हैं, लाइंस के हिसाब से जितना से क्या बोलते हैं मिल्टन ने लिखा उससे ज़्यादा जो है पोइट्री वो डैनियल डेफो ने लिखा है ना। इंटरेस्टिंग, डैनियल डेफो ने मिल्टन से ज़्यादा लाइन्स लिखी पोइट्री की, इट्स इंटरेस्टिंग। और करीबन 300 वर्क्स माना जाता है इनका, और करीबन ये बोला जाता है कि इससे भी ज़्यादा जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, पूरी उम्र यानी कि लगे ही रहे, उसके बावजूद भी द लाइफ ही स्पेंट टोटली इन अटर पॉवर्टी। हाँ, लेटर फेज में जाके कुछ थोड़ा सा हालात बदले थे। तो ये डैनियल डेफो है, ठीक है ना। अब डैनियल डेफो जो है वो बेसिकली ही वॉज अ रिपोर्टर भी रहे और जो है कोर्ट में भी इन्वॉल्व रहे, तो जो है मल्टी फेसेट इंसान थे डैनियल डेफो। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम इस तरीके से बात उनकी करते हैं। देखिए एक वाक उनका आया और ये नेट में भी सवाल पूछा गया, फॉर विच वाक डैनियल डेफो हैड टू गो टू प्रिजन, हैड टू गो टू जेल और प्रिजन। ये क्वेश्चन जो है 2 या 3 साल पहले पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस वाक का नाम है द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स। द शॉर्टेस्ट वे
विद द डिसेंटर्स। इसकी खासियत क्या है? ये खासियत है, इस वाक की वजह से इनको जेल जाना पड़ा था। सैली के बारे में पूछा जाता है कि किस वाक की वजह से उनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। अथेइज्म जो वाक था उनका लिखा था उसकी वजह से, और यहाँ पर है किस वाक की वजह से इनको जेल जाना पड़ा था, और वो वाक है शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो वाक है ये पब्लिश हुआ था 1702 में। तो डेट ऑफ पब्लिशिंग भी याद कर लें। तो नंबर 1 द फैक्ट इज कि ही हैड टू गो टू जेल ड्यू टू दिस वर्क, दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड ऑलरेडी दिस फैक्ट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन द एग्जाम, तो वी शुड कीप इन व्यू। इसके बाद इनके जो वाक हैं उसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 1719 में पब्लिश होने वाला, दैट इज रॉबिन्सन क्रूसो। Sometime we call it the first novel of English, though ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है, जो पहला नोवेल का क्रेडिट जाता है वो जाता है पामेला को, जो 1740 में पब्लिश होता है। अब जो रॉबिन्सन क्रूसो है अ नोवेल ऑफ कैरेक्टर इसको बोला जाता है, और उस टाइम पे 1719 में करीबन 60 के हो गए थे। डैनियल डेफो पहली जो इनकी फेम आई। अब जो रॉबिन्सन क्रूसो का स्टोरी क्या है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक सेल का करके एक वर्क है ऑथर का, ये ऑथर हैं, इन्होंने भी अपना इसी तरीके का जर्नी लिखा। द जर्नी इज एडवेंचरस जर्नी, वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, जिसको मानना बड़ा मुश्किल है। उससे काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस ये वाक लगता है रॉबिन्सन क्रूसो। एंड द वे डैनियल डेफो नरेटेड द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, इट इज par excellence realism. He started with date, each and everything, minute detail, just like a reporter. As a reporter reports with minute detail, with time, date, with facts, each and everything, in the same way Daniel Defoe narrated the story of Robinson Crusoe published in 1719. अब इसमें थोड़ा सा जो बात करेंगे कहानी की, रॉबिन्सन क्रूसो इज अ प्रोडिगल सन। Why he is a prodigal son? Because despite his father's warning, his father's advice, despite nature's warning, as he was about to start, there was a thunderstorm, so many things were there, but still he did not change his decision and he went to sea. उसके बावजूद भी सी पे चला जाता है, इसलिए प्रोडिगल सन है। नंबर 1 तो यहाँ से कॉन्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन एक बार आया है। अब जब ये सी पर जाता है तो पहला जो जर्नी रहता है वो सक्सेस रहता है, ठीक है ना। पहली जो जर्नी रहती है वो इसकी सक्सेस रहती है। ब्राज़ील जो है जाता है ये, ठीक है। अब ब्राज़ील में जाकर ये प्लांटेशन का काम करता है करीबन 2 इयर्स तक। उसके बाद सेकंड जर्नी जब होती है, ही नीड्स सम स्लेव्स, काम करने के लिए कुछ स्लेव्स को जो है कैप्चर करने के लिए फिर जाता है। और इस टाइम पे जो है यहाँ पर भी जो है स्टॉर्म आता है। अब दूसरी बार जब वो निकलता है तो अगेन अ स्टॉर्म वॉज देयर एंड द शिप वॉज रैक्ड। शिप रैक का ये जो है विक्टिम बनता है, शिप रैक। अब जब शिप रैक होता है, इत्तफाक से ही वॉज द ओनली सर्वाइविंग मेंबर, he was the only member who survived. Rest of the members, they were drowned in the sea
अब वो अकेला बच जाता है। एंड ही रीच्ड ऑन एन इनहिबिटेड आइलैंड। हमें नहीं पता ये आइलैंड का नाम क्या है। इट इज अन रह गया लिखना, इनहिबिटेड, जहां पर कोई नहीं रहता। अब ये इंसान कैसा है, इसके अंदर जो कॉलोनियलिज्म है वो सारे गुण हैं जो एक कॉलोनियल मास्टर में आगे जाके हमें मिलते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश पीपल है उनके तो ब्लड में है। तो ये चीज़ इसमें सारी मिलती है। व्हेन ही लैंडेड ऑन दैट आइलैंड व्हाट ही डिड कि ही वेंट टू द शोर। अभी शिप रैक जो हुआ वो शिप हवा के साथ किनारे पे आ गया है, उसका जो डैबरी है। अब उसके काम की जो चीज़ें उठा उठा के जो काम की चीज़ें थी वो इकट्ठा कर लेता है। एंड देन ही मेड अ हट, ठीक है ना। एंड देयर डेली ही वेंट टू द जंगल, थोड़ी सी दूर तक जाता है, पेड़ वगैरह काट के जो भी है एक अपना घर बना लेता है। डिटेल में पूरा है कि हाउ ही मेड द टेबल, हाउ ही मेड द चेयर, हाउ ही मेड द कैंडल्स, हाउ ही यू कैन से मेंटेन द कैलेंडर ऑल्सो। बड़ी खूबसूरत बात है, कैलेंडर तक मेंटेन करता है। और पहली बार जो है वो क्या करता है, गोट्स वहाँ मिलती हैं जो, उनको जो है पेट बनाता है। अभी धीरे धीरे जो है उसने एक आइलैंड के ऊपर, अनइनहिबिटेड आइलैंड के ऊपर लगभग एक घर सा बना लिया है, ठीक है। एंड ही स्पेंड ऑलमोस्ट 28 ईयर्स, मोर देन 28 ईयर्स देयर अलोन। आफ्टर 26 ईयर्स, 26 ईयर वहाँ पे स्पेंड हो चुके हैं। तो वन डे ही सो दैट सम कैनिबल्स वर देयर। कैनिबल, यू अंडरस्टैंड, द पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ ह्यूमन। आदमी को मार के जो खा जाते हैं, इंसान का फ्लैश खाने वाले को कैनिबल बोलते हैं। अब वहाँ पर ये क्या देखता है कि सम कैनिबल्स वर देयर, अ ग्रुप ऑफ कैनिबल्स, ठीक है। अब ये कैनिबल्स व्हाट दे वर डूइंग, दे वर किलिंग अ मैन and one person was there who was protesting, ठीक है। and they were celebrating the killing and they were eating the flesh of that human. then Robinson Crusoe fired a shot, उसके पास गन है, and he was capable to catch one person, एक इंसान को पकड़ने में जो है वो सक्सेस रहता है, बाकी भाग जाते हैं। and this man who was caught by Robinson Crusoe, the day he was caught that was Friday, वो दिन क्या था, वो फ्राइडे था। and then he named this man as Friday, उस आदमी का नाम भी फ्राइडे रख देता है। और अभी उसको उसका लैंग्वेज नहीं आता है, दोनों एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं जानते हैं। ही वॉज अ बारबेरियन कैनिबल ही वॉज। अब वो उसको जो है लैंग्वेज सिखाता है अपनी, क्रिश्चियनाइज करता है उसको और उसको अपना स्लेव बना लेता है। एंड देन ही केम टू नो कि द पर्सन हु वाज किल्ड बाय द ग्रुप ऑफ कैनिबल्स, ही वाज फ्राइडेज फादर। वो कौन था, वो फ्राइडे का फादर था। अब इस इंसिडेंट के बाद अब उसको थोड़ा सा ये भी लगा कि ये अनइनहिबिटेड नहीं है आइलैंड, रादर यहाँ पर कैनिबल रहते हैं। तो ही हैड टू बी विजिलेंट। And after that he almost spent 2 more years, and then by chance a ship came there, and then he returned to his native land. In this way he returned to his native land. तो यहाँ से जो रियलिज्म है वो पार एक्सीलेंस है। फ्राइडे जो कैरेक्टर वो अपीयर होता है रॉबिन्सन क्रूसो में, उसका फ्राइडे नाम क्यों है वो मैंने आपको बताया। और रॉबिन्सन क्रूसो जो कि एक प्रोडिगल सन, ये जो है फर्स्ट नोवेल कह लीजिए या फर्स्ट प्रोज वर्क बाई डैनियल डेफो, पब्लिश्ड इन 1719। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है रॉबिन्सन क्रूसो से। अभी रॉबिन्सन क्रूसो के बाद इनका जो नेक्स्ट जो वर्क है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका कैप्टन सिंगलटन, मोल फ्लैंडर, कैप्टन सिंगलटन, ये सारे के सारे वर्क्स इनके हैं। अभी मोल फ्लैंडर की यदि बात करें,
मोल फ्लैंडर, ये जिस तरीके से रॉबिन्सन क्रूसो इज नेम्ड आफ्टर इट्स प्रोटैगनिस्ट, रॉबिन्सन क्रूसो उसका प्रोटैगनिस्ट है, ठीक इसी तरीके से ये वाक भी जो है वो हमारा जो है मोल फ्लैंडर जो वाक है ये भी उसकी जो प्रोटैगनिस्ट है उसके ही नेम पर रखा गया है। एंड इट पब्लिश्ड इन 1722। मोल फ्लैंडर, शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, अ लस्टी लेडी। शुरुआत कहाँ से होती है कि इसका जो लवर होता है ये उसको जो है छोड़ के चली जाती है। सेकंड जो लवर है ये मान के जो है उसके साथ अटैच होती है कि ही माइट बी अ वेल्थी पर्सन, बट वो निकलता क्या है, ही वॉज अ फॉर्च्यून सीकर। अब फर्स्ट टाइम जो है उसके बाद सी बिकेम अ थीफ, और इस थीवरी के चलते शी हैड टू गो टू जेल, शी हैड टू गो टू प्रिजन। ये क्वेश्चन आया था नेट में कि वो किस प्रिजन में थी, दैट वाज न्यूगेट। न्यूगेट प्रिजन। करीबन 5 टाइम्स शी मैरिड, पांच बार जो है उनकी शादी होती है, ठीक है ना 5 बार जो है वो शादी होती है। अब ये इस तरीके से करते करते इनके एडवेंचर हैं, और इनका जो हाफ ब्रदर है वो मिलता है लास्ट में। पूरे के पूरे वाक में मोल को जो है एक लस्टी लेडी इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। मोरलिटी, रिडेम्पशन, सिन, ये जो थीम है पूरे के पूरे नॉवल में, पूरे के पूरा जो वाक है उसमें साफ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये था मोल फ्लैंडर, 1722 में पब्लिश होता है। मोल जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, न्यूगेट प्रिजन, उसको जेल जाना पड़ा था, थ्योरी के लिए जेल जाना पड़ा था। करीबन जो है 5 टाइम वो जो है शादी करती है, 5 बार। फॉर्च्यून जो है सीकर है वो भी, बट लास्ट तक ऐसे ही। और यहाँ से एक चीज़ जो निकल के आती है, जो लाइन बहुत फेमस है, वो हिंदी लिटरेचर में मुंशी प्रेमचंद ने भी बोला कि जो गरीबी है उससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने भी बोला है, पॉवर्टी इज द मोस्ट पावरफुल स्नेयर। क्योंकि ये सब होता क्यों है मोल के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। तो दैट्स वाई दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट मोल फ्लैंडर बाई डैनियल डेफो। इसी साल डैनियल डेफो जो 1722 में जब मोल फ्लैंडर आता है, एक और वाक पब्लिश होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कलन जैक। कौन सा है? कलन जैक। मोल फ्लैंडर और रॉबिन्सन क्रूसो के कंपैरिजन में ये माइनर वाक है। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट वाक है, इनसे दोनों से पहले वो पब्लिश होता है, दैट इज कैप्टन सिंगलटन। दैट इज कैप्टन सिंगलटन, वो पब्लिश होता है 1720 में। 1719 क्रूसो, उसके बाद कैप्टन सिंगलटन, फिर मोल फ्लैंडर और आपका कलन जैक, और उसके बाद रोक्साना। कैप्टन सिंगलटन, ये पब्लिश होता है 1720 में। रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में, ठीक है ना। और जो हमारा बचा रोक्साना, ये भी जो है इनका माना जाता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वाक रहा है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और प्रोज
स्टाइल के लिहाज से, थीम के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। ये पब्लिश होता है 1724 में। और जो रोक्साना है, जो वाक है इनका 1724 में पब्लिश होता है। इसके बाद एक इनकी डायरी मिलती है, ठीक है, जिसमें जर्नल टू प्लेग ईयर, दैट इज 17 नहीं 1665 है। जो प्लेग आता है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इनके डायरी में मिलता है, जर्नल टू प्लेग ईयर के नाम से 1665 में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वाक इनका है, जहाँ से प्लेग के बारे में, उस प्लेग ईयर के बारे में काफ़ी सारा हमें जानकारी मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये थे आपका, हम क्रॉनिकल ऑर्डर में डालेंगे तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और इसके साथ ही जो है आप मोल को रखोगे और उसके बाद रोक्साना जो है वो 5 नंबर पे, ठीक है। और ये जो वाक है ये तो अलग है, इसलिए मैंने सबसे अलग लिखा है इसको। ये सारे के सारे प्रोज वर्क्स थे, फिक्शन थे, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो वो बड़ा नाम, सबसे इम्पोर्टेंट जो है रॉबिन्सन क्रूसो है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम जो है बाकी के जो इसमें बचे हुए हैं, चाहे उसमें अलेक्जेंडर पोप हो या नोवेल की किस तरीके से ओरिजिनेशन रहेगा, वो वाला डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।